डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आइए आज फिर हम नया जो प्रैक्टिस सेट है सॉल्व करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है आपका बीपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड फेज के जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसी के तहत हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो परीक्षा होती है, जो कक्षा 11 से 12 की परीक्षा है, जिसको आप अमूमन पीजीटी बोलते हैं। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें प्रश्नों की संख्या 80 है और ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला उसी के पैटर्न पर आधारित है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हम बता दें कि ये डॉक्टर जो रंजीत कुमार हैं, ये वर्तमान में बिहार सरकार में आईएएस के पद पर तैनात हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशन में प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। याद रहे कि ये जो प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती पीजीटी के लिए 11वीं 12वीं के लिए जो राजनीति विज्ञान का विषय उसके लिए है। और इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो आपके प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसी के कंटेंट के आधार पर, उसी परीक्षा पैटर्न, उन्हीं प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित किया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। तो आइए 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या पहली बार आप चैनल पर विजिट करें तब भी आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको खबर लग जाए। और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो पहला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया। तो ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। पहले का आंसर ऑप्शन डी होगा और ये पुस्तक 1848 में प्रकाशित हुई। और इसे याद रखिएगा, ये जो कम्युनिस्टों का हम इसे क्या बोलते हैं, साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ या बाइबल बोलते हैं, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किन परिस्थितियों में? तो वो कर सकता है कि तो बाह्य आक्रमण हो या आपका सशस्त्र विद्रोह हो, दोनों परिस्थिति में हो क्या मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। तो सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत किस चीज़ की व्याख्या होती है? तो वह है आपका राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। और 3 जो बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक समझौता से संबंधित विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है? कौन सा उपागम है ऐसा? तो वह है आपका विधिक संस्थात्मक उपागम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की है? तो लोग करते हैं नागरिक राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों को के संघों जो अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। किनका? तो जितने भी आपके श्रेणी समाजवादी हैं उनका ऐसा मानना है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से एक अध्ययन में कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है? तो है आपका इसमें जर्मन आइडियोलॉजी में इस बात की बात करता है वो, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने वर्तमान में तो ये सही नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। चुनाव के उद्देश्य से राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ये भी सही है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वर्तमान में, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वर्तमान में ये वर्तमान करंट में ये इसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो ऑप्शन ए और सी राइट होगा और बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरचनात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है? कौन? तो यह है आपका सीबी मैकफर्सन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज उद्भूत हुए। तो निम्नलिखित में से
कौन सा एक उन समाजों के उद्भवन का सही कालक्रम के अनुसार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आदिम साम्यवाद की बात करता है, फिर दास, फिर सामंतवादी या सामंती व्यवस्था, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था की बात करता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग, फिर उसके बाद दास युग, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद और फिर साम्यवादी युग आता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? तो ये आपका नागरिकों के मध्य संवाद और विचार विमर्श को समान मानना। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत दिया है? बार्कर, लिंडसे, हेराल्ड लास्की या जे स्मिथ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हेराल्ड लास्की। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत किस पर सर्वाधिक जोर देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सहभागिता से अधिक स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही है इसमें कि सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक, दूसरा ऑप्शन देखिए नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकार का विस्तार, ये आपका सही है। और है सक्रिय नागरिक सहभागिता से समाजवादी राजनीति का अनुसरण और सामाजिक तथा कल्याणकारी अधिकारों का विस्तार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर होगा नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना निरूपित की? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका होगा आइजा बर्लिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर आपको सही कोड के माध्यम से उत्तर देना है कि नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय सहभागिता हो, सही है। प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समझौता हो, ये कथन भी सही है। सामान्य जन लोकतंत्र के वाहक हैं जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, ये कथन भी सही है। सामान्य जन द्वारा किसी और को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता, ये आपका गलत है। प्रतिनिधि बनाया जा सकता प्रतिनिधि शासन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शिम्पिटर द्वारा प्रतिपादित किया गया? जोसेफ शिम्पिटर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया लोकतंत्र का? तो एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी अभिजन सिद्धांतवादी, जिसको आप संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह के निर्धारक तत्व हैं? तो दबाव समूह के जो निर्धारक तत्व हैं, एक तो उनका राजनीतिक संस्थात्मक ढांचा और दलीय व्यवस्था की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही दबाव समूह होंगे, और राजनीतिक संस्कृति कैसे किसी देश की, उस आधार पर भी दबाव समूह के निर्धारक होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपको सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। ये देखिए, राज्य एक बुराई है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की स्वार्थपरता और लोभ के कारण होती है। तो ये सिद्धांत आपका व्यक्तिवाद से संबंधित है। फिर है राज्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम मूर्तिमान रूप है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम मूर्तिमान रूप है, ये कथन है आपका। ये संबंधित हो आपका, तो विचारधारा संबंधित है आपकी गांधीवादी विचारधारा से। और राज्य एक सहकारनिष्ठ समाज है जिसका लक्ष्य सकारात्मक हित है, तो ये संबंधित है आपका समाजवाद से। और राज्य निरपेक्ष, स्थायी, सर्वशक्तिमान एवं अति प्राकृतिक रूप से संस्वीकृत है, संस्कृत संस्थान है, तो ये आपका फांसीवादी विचारधारा है दूसरे से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपको मैच करना है। एक तरफ सिद्धांत का मॉडल है और उससे संबंधित जो लक्षण है किससे मैच करते हैं। तो आपका जो तार्किक मॉडल है, तार्किक मॉडल है आपका
ये संबंधित है कि निर्णयकर्ता प्रत्येक संभावित क्रिया की लागत और लाभ का परिकलन करने के बाद विकल्प का वर्णन करते हैं। तो ए का तार्किक मॉडल, ए का आपका तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। और फिर है आपका संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल। तो ये संबंधित होगा आपका निर्णयकर्ता मानक प्रचलन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। जो संगठनात्मक प्रक्रिया है वो आपके निर्णयकर्ता मानक प्रचलन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। अधिकारी तंत्रीय राजनीति मॉडल, ये संबंधित है आपका विदेश नीति के निर्णय विविध सरकारी अभिकरणों के मध्य सौदेबाजी की प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। तो व्यक्तिगत निर्णय मॉडल, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है निर्णयकर्ता गलत प्रशिक्षण अथवा वर्णशील प्रशिक्षण से ग्रस्त होता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 मैच करना है। तो न्याय का जो शिक्षा तंत्रवादी सिद्धांत है ये आपका रॉबर्ट नॉजिक का है। मैच कीजिए जरा। न्याय का शिक्षा तंत्रवादी ये रॉबर्ट नॉजिक का सिद्धांत है। न्याय का पात्रता सिद्धांत ये जॉन रॉल्स, इसमें आपके अरस्तु भी आ जाएंगे। न्याय का जो संकुचन सिद्धांत है ये F.A. हेयक का है। और न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत ये जेनेट रैडक्लिफ ब्राउन का है। तो इसमें जो इस हिसाब से जो है ए का दूसरा ऑप्शन डिसमैच है, लेकिन आप इसको ये जो ऑप्शन है गलत दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसको गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूह की श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो याद रखिए जो गैब्रियल आमंड है 4 प्रकार के हित समूहों की बात करता है। एक हो संस्थात्मक, असमुदायात्मक, चमत्कारिक और चमत्कारिक या जिसको हम एनोमिक बोलते हैं, और समुदायात्मक या एसोसिएशनल बोलते हैं। तो जो इसमें देखिए अब वो संस्थात्मक की बात करता है और नॉन एसोसिएशनल की बात करता है, और आपका जो संघी है ये आपका एसोसिएशनल हो जाएगा ये, और अभिवृत्ति ये नहीं होता, उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड चांसलर निम्न में से किनसे संबंधित है? तो जो यूनाइटेड किंगडम में अब लॉर्ड चांसलर है वो न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। याद रहिएगा ये चीज़, न्याय संशोधन हुआ है, ज़्यादा पुराना भी नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है उसको किस प्रकार समाविष्ट किया गया? तो संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भी मौलिक अधिकार जो अधिकार पत्र हैं वो कैसे शामिल किए गए? प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा, नहीं संविधान के पहले 10 संशोधनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपतीय मंत्रिमंडल का गठन कैसे किया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति मंडल का गठन एक दलीय बहुमत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किसी राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है ये? तो ये आपके बुंदेसटाग के पास है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वेबर के मत में निम्नलिखित में से किसने नौकरशाहीकरण के विकास को आगे गति प्रदान की है? किसने? वेबर का जो नौकरशाही मॉडल है उसको आगे किसने गति प्रदान किया? तो जो आपके लोक कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याणकारी या जो वेलफेयर स्टेट की बात हुई तो वहीं इसका फिर विस्तार हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें नौकरशाही की आवश्यकता व्यापक स्तर पे पड़ने लगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विकास का चरण उपागम निम्नलिखित में से किसने वन एवं पशुचारण के चरण प्रस्तावित किए? तो ये आपका W. रोस्टो के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो सिस्टम अप्रोच है मार्टिन कर्पलानी से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और फिर इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संविधान में संशोधन किया जा सकता है यदि कोई प्रस्ताव कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाए और उसके पश्चात 2/3 राज्य विधायिकाओं में मत द्वारा स्वीकृत किया जाए। ये सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी राष्ट्रपति प्रत्याशी स्पष्ट विजय के वांछित न्यूनतम 270 कॉलेज मत प्राप्त नहीं कर पाता तो प्रतिनिधि सदन निर्वाचक मंडल में प्रथम 3 स्थान पाने वालों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनता है। ये भी कथन सही है। तो कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लुसिन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो लुसिन पाई के अनुसार जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो क्राइसिस आती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसके अनुसार है वो 6 संकटों की पहचान करता है। तो उसमें से कौन कौन सी हैं? तो ये है आपका, एक तो पहचान का संकट है और वैधता का संकट है। इसके साथ ही वो पहुंच का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट तथा वितरण का संकट की बात करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किसने गैर यूरोपीय समाजों में वर्णन के लिए एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की पदावली या इस फ्रेज का यूज किया या प्रयोग किया? तो ये हैं आपके कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व और शांति के अध्ययन का प्रतिपादक है? तो द्वंद्व और शांति के अध्ययन का प्रतिपादक कौन है इसमें से? तो यह आपके बटरफील्ड, एच बटरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। ये इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सब वित्त विधेयक यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर द्वारा इस प्रकार प्रमाणित है, यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा बिना संशोधन पास नहीं किए जाते तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पुनः स्थापित करने के लिए 1 माह के भीतर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति के बिना कानून बन सकते हैं। ये कथन आपका सही है, ये पहला सही है। यूके की संसद की उत्तरी आयरलैंड के लिए सभी विधियों को अनुमोदित करती है, ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बुंदेस्टाग में स्थानों के आवंटन की निमेयर विधि उन मतों के अनुपात से संबंधित है जो इस प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो स्थानीय चुनाव में स्थानीय राजनीतिक दलों के पक्ष में डाले गए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। न्याय का क्या अर्थ है? तो न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आशय क्या सुनिश्चित करता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा गया, उसकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज है, उसमें वो चेक एंड बैलेंसेस की बात करता है शक्ति पृथक्करण के। इसका आशय ये है, चेक एंड बैलेंसेस मतलब नियंत्रण और संतुलन का आशय है। क्वेश्चन नंबर 38। खेल सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। और इसमें से सही कथन, तो देखिए खेल सिद्धांत के बारे में, यह गणित की एक शाखा है, एक गणित की शाखा जो समझौते के परिणाम के भविष्य कथन से संबंध है। ऑप्शन 1 सही है। 1950 और 1960 के वर्षों में अमेरिकी सोवियत परमाणु युद्ध की संभाव्य स्थितियों को समझने का प्रयास में संलग्न विद्वानों द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार से प्रयुक्त किया, ये कथन भी सही है। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सामान्य सिद्धांत है, जो गेम थियरी, सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी सामान्य सिद्धांत है, जैसे कि यथार्थवादी हैं, व्यवस्थावादी हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि जर्मनी के संविधानगत लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। निर्दिष्ट मानव अधिकारों को केवल संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, ये कथन आपका एक सही है। दूसरा देखिए, संघीय ढांचे अथवा राज्यों यानी लैंडर जो की शक्तियों से संबंध उपबंधों में परिवर्तन हेतु कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार है, ये गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन 1 सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 1 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। तो मैच कीजिए इसको कि जॉन सीले का क्या कथन है।
जॉन सिले का कथन है कि इसका कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास फलहीन और इतिहास के बिना राजनीति जड़हीन है। जी आलमंड, जो गैब्रियल आलमंड है, उसका कहना है कि संज्ञानात्मक अवस्थिति के लिए परंपरागत तत्व मीमांसा के दावों की अस्वीकृति है। रॉबर्ट डाहल का क्या कथन है, तो इनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों के ऐसे सतत प्रतिरूप के रूप में जिसमें बड़ी सीमा तक शक्ति, शासन अथवा सत्ता शामिल होती है। और जो आपके कार्ल पॉपर हैं, इनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था एक वैध भौतिक प्रपीड़न यानी उत्पीड़न के रूप में है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन, देखिए तो इस हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। देखिए जो इसमें से सही युग्म है वो आपका कि जो विल किमलिका सांस्कृतिक अधिकार, इसका सही है। सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट की बात करते हैं, विल किमलिका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डब्ल्यू किमलिका। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही हैं। और जो आपका बेंथम है वो नैतिकतावादी है, उपयुक्तवादी है और उदारवादी भी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको कि निम्नलिखित विचार कीजिए, एक कथन किससे संबंधित है। समस्या समाधान के प्रति अभिविन्यास सही है। ये समूह क्रिया के प्रति अभिविन्यास और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिविन्यास, अन्य लोगों के प्रति अभिविन्यास। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त को राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के रूप में सूचीबद्ध किया थे, रॉबर्ट डाहल है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, सही नहीं है। तो जो इसका आंसर है कि तर्क बुद्धिवाद थॉमस हॉब्स सही है, प्रत्यक्षवाद लियो स्ट्रॉस से संबंधित है, संरचनावाद लुई अल्थ्यूजर से संबंधित है, लेकिन उत्तर संरचनावाद माइकल फुको उनसे नहीं है, ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। तो ऑप्शन डी डिसमैच है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। सही युग्म कौन सा सुमेलित है। क्लासिकीय उदारवाद जॉन लॉक, यही आपका सुमेलित है। जो परंपरागत उदारवाद है जॉन लॉक से संबंधित, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और साथ ही जो नवीन उदारवाद है बर्नार्ड बोसांके, दोनों सही हैं, 1 और 4, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किसने यह मत विकसित किया कि राजनीतिक प्रक्रिया अनिवार्यतः एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया और निर्णय निर्माण में प्रासंगिक सभी कारक व्यवस्थित अनुभविक परीक्षण के विषय हो सकते हैं। ये कथन आपका है हेराल्ड लासवेल का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम्सिक के लिए नागरिक समान रंगभूमि है। तो नागरिक समान रंगभूमि प्रपीड़न पर सहमति की है, प्रभुत्व की प्रधानता की है, शक्ति पर नेतृत्व की है और संघर्ष पर समाधान की। चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। केंद्र परिधि का सिद्धांत रोजा लग्जमबर्ग, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। केंद्र परिधि की बात करने वाले समीर अमीन है। और प्राधान्य का सिद्धांत वी आई लेनिन, नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत एनक्रोमा या अल्प विकास का सिद्धांत रॉबर्ट कॉक्स। केवल आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाकी तीनों ही डिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। ये आपको एक तरफ विचारक है उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, इसको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 49 है तो आर्थर ग्राहम वॉलेस, तो ये आपके संबंधित हैं कि मानव संकल्पना का, मानव का विश्लेषण करते हैं। ये आर्थर ए बेंटले, ये आपके समूह की बात करते हैं, जो दबाव समूह है उसकी। चार्ल्स मेरियम, ये आपकी जो वैज्ञानिक उपागम की शुरुआत या उसके आधारशिला रखने वाले हैं। और बेनफील्ड, एक आंदोलनीय संघर्ष के समाधान के रूप में राजनीति। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये आपको फिर इसमें मैच करना है। देखिए
माइकल क्रोजियर। माइकल क्रोजियर किससे संबंधित है? ये है आपके अधिकारी तंत्रीय परिघटना से। रॉबर्ट मिशेल जो है किससे हैं? अल्पतंत्र की लौह विधि जो अभिजन सिद्धांत है उसमें, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। और फ्रेडरिक्स जो है प्रिज्मी अधिकारी तंत्र की बात करते हैं, और ब्रूनो रिजी जो है विश्व का अधिकारी तंत्रीकरण की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो भारत में जो शक्ति है केवल राज्यसभा के पास है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए संस्तुति प्रदान कर सकती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी है? तो आधुनिक समाज में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो है आपका कि विशिष्ट है, सार्वभौम है और यंत्रीय यानी इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन एक्सेप्टिव यानी आरोपणीय नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन्होंने नौ यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत व विकसित किए? कौन थे लोग? थे हेराल्ड लासवेल और साल्मंड थे। हेराल्ड लासवेल ये सब क्या है, किन्होंने नौ यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत किया। तो इसमें आपके 53 एक तो जो ये नौ यथार्थवादी न्यू जो रियलिस्टिक हैं इसमें केनेथ फॉल्स हैं और जॉन मर्शिमर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। जो आपके न्यू रियलिस्ट यानी नौ यथार्थवादी विचार जॉन मर्शिमर और केनेथ फॉल्स, रॉबर्ट कोहेन, ये सब नौ यथार्थवादी हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाजशास्त्री उपागम कैटलिन सही है, दार्शनिक उपागम लियो स्ट्रॉस, और ऐतिहासिक उपागम जॉन रॉल्स ये गलत है। ये सबैन आ जाएंगे इसमें, या हॉब्स आ जाएंगे, ये मैकियावेली सब या समाकलित उपागम कार्ल जे फ्रेडरिक ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी एक कथन आपका सही नहीं है। तो जो सही कथन नहीं है कि बेंथम का मानना था कि संप्रभु की शक्तियाँ अविभाज्य, असीमित, अदेय और अस्थायी हैं। बिल्कुल नहीं, ये बेंथम का नहीं बल्कि जॉन ऑस्टिन का ये ऐसा मानना था, जो संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत का जनक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये डिसमैच है या सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ लेखक है और उनसे संबंधित उनकी रचनाएं हैं। रोनाल्ड ड्वार्किन टेकिंग राइट सीरियसली, टेकिंग राइट सीरियसली ये आपका जॉन लॉक, एन एसे ऑन टॉलरेंस। ऑप्शन इसमें जो बी है वो आपका एन एसे ऑन टॉलरेंस नामक जो रचना है ये जॉन लॉक की है। बाकी रोनाल्ड डॉर्किन की रचना आपका है टेकिंग राइट सीरियसली, और जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, सब डिसमैच है। तो केवल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है? यानी कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो जो आपका क्या है कि भारतीय नौसेना विद्रोह। तो जो भारतीय नौसेना विद्रोह है याद रहे 1946 में हुई, और पूना पैक्ट आपका कब हुआ? ये आपका 1932 गांधी और अंबेडकर के बीच में। नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1930, जिसको आप दांडी मार्च बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो ये जो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, पहले 4 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 1। क्वेश्चन नंबर 58, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया? ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चंस आम क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ कब किया गया? 1919 का भारत परिषद अधिनियम।
और फिर इसको समाप्त कब कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये आपको मैच करना है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम है। तो जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, 1919। विधायी अवक्रमण, तो जो विधायी अवक्रमण है ये है आपका विधायी अवक्रमण भारत परिषद अधिनियम 1861। पृथक निर्वाचन कब दिया गया? पार्लियामेंटो सुधार को 1909 में, ये आ जाएगा 5वां। और प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता कब दी गई? तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन है कि संविधान सभा के सदस्य जो होते थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है? यानी कौन सा इसमें जो है वो राज्य के जो डीपीएसपी है या नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो है आपका शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है कि न कि नीति निर्देशक तत्व। तो डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय के बहुमत से विफल कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही कथन आपको चूज करना है। तो चूंकि भारत के संविधान में भारत के संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि संसद में मतदान के लिए नहीं रखी जाती हैं, अतः कोई भी सदन इन प्रकरणों पर चर्चा के लिए सक्षम नहीं है। ये गलत है, आपका ऑप्शन 1 गलत है। वार्षिक वित्तीय विधेयक भारत के संचित निधि से राशियों के आहरण के लिए विधिक प्राधिकार का उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन जो बी है केवल 2 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है? तो है आपका निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं? तो यह आपका सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह या प्रश्न नहीं किया जा सकता। ये कथन आपका सही होगा। दूसरा कि भारत के राष्ट्रपति में यह शक्ति निहित है कि वे उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना जाने वाला है प्रश्नगत कर सकते हैं, भले ही उसे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया हो। ये गलत है, वो केवल ये अनन्य अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो केवल ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो कथन 1 है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 67। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है? तो यह है आपका 31 बी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको मैच करना है। तो राष्ट्रपति द्वारा विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, ये आपका सही है। और
लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर वेगपत यानी समाप्त हो जाता है, सही है। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के सत्रावसान पर वेगपत हो जाता है, ये गलत है। अगले सत्र में आप उसको पेश कर सकते हैं। राज्यसभा में आरंभित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है और जो राज्यसभा में लंबित हो वेगपत नहीं होता है, सही है। तो 1 और 2 4 सही है, 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही कथन है वो आपको चूज करना है। पहला है कि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही अन्य कोई न्यायालय किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। ये संसद के पास अधिकार है, सही है। नदी बोर्ड अधिनियम रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 में किसी अंतर्राज्यीय अधिकरण द्वारा मध्यस्थ के निर्देश के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन 2 सही है और 1 भी सही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही जो ऑप्शन है उसको आपको मैच करना है। कि संसद द्वारा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 70, तो कोई जरूरी नहीं है, गलत है ये, कोई जो नहीं। राज्य सूची पे पहले आपको राज्यसभा में लाना होगा, न कि लोकसभा में, तो ये पहला गलत हो जाता है। उपरोक्त प्रकार से पारित प्रस्ताव की अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, 1 वर्ष के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो केवल 2 सही होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, इसको देखिए, इसमें भी आपको मैच करना है। कि यदि धन विधेयक से इतर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर अनुमति की घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा। ये गलत है, बल्कि बाध्यकारी होगा। तो ऑप्शन जो कथन 1 है गलत है। दूसरा कथन देखिए कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, भू सीमाओं अथवा नामों परिवर्तन के प्रयोजन से कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे किसी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल गलत। ऐसे विधेयकों को पेश करने के लिए आपको राष्ट्रपति से पूर्व संस्तुति लेना आवश्यक है। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। तो न तो 1 सही है और न ही 2, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 359 है भारतीय संविधान का, वो संबंधित आपके आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर का निलंबन, यानी आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों के तहत जो अनुच्छेद 19, 20 और 21 उसको छोड़कर आप किसी मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकते हैं। ये केवल राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सस्पेंड कर सकता हो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से सही कथन आपको चूज करना है। तो 73 का आंसर जो देखिए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भारत के संचित निधि से धन के आहरण के विषय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये आपका सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा नियत किया गया है। सही है, अनुच्छेद 148 में। दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2 और 1 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, तो इसमें भी आपको वही करना है, सही कथन को चूज करना है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो किसी एक अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ये पहला गलत है। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी। संवैधानिक संस्था ये सही अनुच्छेद जो 263 है इसमें है। और केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का सर्वनिष्ठ अध्यक्ष नामांकित किया गया है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें भी आपको मैच करना है
कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला देखिए, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने हेतु उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, ठीक, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अपना अभिप्राय अधिसूचित कर सकते हैं यदि कि अनुच्छेद 108 कहते हैं यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदनों में अंतिम रूप से सहमति हो गई हो। सही है। और तीसरा कि दूसरे सदन में उसके द्वारा विधेयक पारित हुए बिना विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 3 माह से अधिक समय बीत चुके हों, ये गलत है। तो केवल 1 और 2 सही होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 कि ये भी आपको सही कथन इसमें से चूज करना है कि जब संसद विश्रांति के दौरान, इन संसद का जब सत्र नहीं चल रहा है, तब भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, पहला क्या कथन है कि ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। सही है। ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदस्यों के समक्ष रखा जाता है और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उस अवधि की समाप्ति से पहले ही यदि दोनों सदन उसका अनुमोदन कर देते हैं तो प्रवर्तन में नहीं रहता है। ये कथन भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें भी आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो 77 देखिए, संसद के किसी सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ऑप्शन 1 सही है। दूसरा, कोई व्यक्ति राज्यसभा अथवा लोकसभा के किसी स्थान को भरने के लिए आह्नित है यदि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का है। कोई व्यक्ति राज्यसभा में तो 30 वर्ष है, लेकिन लोकसभा में 25 वर्ष, तो ये गलत हो जाता है। केवल इसमें ऑप्शन जो सही होगा 1 सही होगा, हाँ, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये आपको चूज करना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है कि संकल्प लिखित सूचना के कम से कम 14 दिनों के पश्चात प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। बिल्कुल नहीं, ये दिन समय है 14 दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर, ये कथन डिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 79, तत्व और सार के सिद्धांत जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के प्रचलन को निर्देशित करता है का निहितार्थ क्या है। तो इसका निहितार्थ ये है कि यह परीक्षा करना कि विधि निर्माता प्राधिकरण ने अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्य किया है कि नहीं। इसी को जुडिशियल रिव्यू बोल सकते हैं या न्यायिक पुनरावलोकन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी आपको सही कथन चूज करना है। लोक अदालतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालतें आपसी सहमति के सिद्धांत और समाधान की स्वैच्छिक स्वीकृति के आधार पर काम करती हैं। एक सही है। लोक अदालतें अर्धविधिक संस्थानों की तरह हैं, ये भी सही है। और किसी राज्य में लोक अदालतों का गठन राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये कथन भी सही है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्जाम चल रहा है 7th फेज का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग ऑलरेडी चार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। ये 5वां सेट है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए क्योंकि ये जो सेट है इसमें अधिकतर जो कथन और इसमें से अधिकतर जो भी ऑप्शन है इसमें सही कथन चूज करना था। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है और भी नेक्स्ट में हम लोग आगे भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन आप अगर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर एनसीईआरटी किताबें पढ़नी चाहिए और साथ ही प्रैक्टिस सेट अन्य विषय जहाँ से आपको मिल जाए आप पढ़ते रहिए और उसके साथ सेट भी सॉल्व करते रहिए, तभी आपकी पढ़ाई को थोड़ी सी धार मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।